जय हिंद एवरीवन। अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। आज के इस वीडियो में टोटल 50 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 15 प्रश्न मैथ के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। 50 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 50 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और इससे पहले मैं जितना भी जीके जीएस का क्लास करा चुका हूं, अगर अभी तक आप लोग वो क्लास नहीं किए हो तो प्ले लिस्ट में जाकर सारा क्लास कर लेना, क्योंकि इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था, मैं खुद पेपर देने गया था, मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं। और जो भी पेपर में प्रश्न पूछा गया था वो पूरा का पूरा प्रश्न लिख कर मैं रखा हूं, ठीक है ना। और उसी में से सारा प्रश्न यहाँ पर मैं लाता हूं। तो आने वाले समय जो इंडियन आर्मी का पेपर होगा तो यही सारी चीजें पूछी जाएंगी, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं पूछा जाएगा। चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना। संडे के दिन सभी प्रश्नों का रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 12 अगस्त, 12 अक्टूबर और 12 सितंबर है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जब पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछ देगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है तो 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है ना। दोनों आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रश्न है, भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 1 फरवरी, 26 जनवरी, 25 जनवरी और 16 जनवरी। तो इसका राइट आंसर 1 फरवरी हो जाएगा। 1 फरवरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यसभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। और राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। मतलब राष्ट्रपति से जब प्रश्न पूछता है ना तो यही सारा प्रश्न पूछता है, इसके अलावा दूसरा प्रश्न नहीं पूछता है। और प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। सभी प्रश्नों को आप लोग अपने कॉपी में लिखते जाना और मतलब ये भी देखना कि आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। अगर 30 से अधिक प्रश्न सही होगा ना तो आपका तैयारी बहुत अच्छा है। इसी तरह से तैयारी करते रहो। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा नदी, बनास नदी, लूनी नदी और साबरमती नदी। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर साबरमती नदी हो जाएगा। साबरमती नदी इज राइट आंसर। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो अहमदाबाद साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? अहमदाबाद, लक्षद्वीप, नई दिल्ली और मुंबई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? हॉकी, क्रिकेट, बेसबॉल और टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हॉकी हो जाएगा। हॉकी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल है? ध्यानचंद का संबंध हॉकी से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? इस टाइम पूछ दिया था कि उच्चतम न्यायालय के मतलब प्रेजेंट टाइम में मुख्य न्यायाधीश कौन है। इस बार पेपर में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी।
फातिमा बीबी, सुचिता कृपलानी, किरण बेदी और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर फातिमा बीबी हो जाएगा। फातिमा बीबी इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, प्रथम आईपीएस कौन थी मतलब महिला में, तो वो किरण बेदी थी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? डेन्यूब नदी, नील नदी, रावी नदी और हडसन नदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर नील नदी हो जाएगा। आसवान बांध किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है। नील नदी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, जयपुर और महाराष्ट्र। तो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और चीन। तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान इज राइट आंसर। प्रश्न को समझने का कोशिश करना। प्रश्न में यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन से देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखो कितना आसान प्रश्न है, एक बार जब पढ़ लोगे ना, दोबारा ये प्रश्न कहीं भी आएगा तो आप तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई इसका राइट आंसर पाकिस्तान होगा। कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो बार बार पढ़ोगे तभी भी नहीं याद होगा, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जो एक बार देख लोगे ना और दोबारा उसको कहीं भी देखोगे तो वो हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आप लोगों को फोकस करना है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चाहे इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा जाए चाहे नहीं पूछा जाए, लेकिन आप सभी लोगों को इस प्रश्न का आंसर पता होना चाहिए। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1929, 1896 और 1911 और 1885। तो इसका राइट आंसर 1896 हो जाएगा। 1896 इज राइट आंसर। पहली बार वंदे मातरम कब गाया गया? 1896 में गाया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ओडिशा, केरल और कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर गुजरात हो जाएगा। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो वो गुजरात है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2002, 2005, 2008 और इनमें से कोई नहीं। तो जो सूचना का अधिकार है ये 2008 में लागू हुआ। 2008 इज राइट आंसर। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 15 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ये आप लोग को पता होना चाहिए, ताकि आप लोग जैसे ये अंदाजा लगाते रहो कि यार मेरा ये जैसे सामान्य ज्ञान सही है, सामान्य विज्ञान थोड़ा वीक है, कमजोर है, तो इस पर हमको फोकस डालना चाहिए। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। अभी चलते हैं सामान्य विज्ञान की तरफ। सामान्य विज्ञान का पहला प्रश्न है और यहाँ 16वां प्रश्न है कि पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? सुक्रोज, ग्लूकोज, वसा और एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो पाचन के पश्चात प्रोटीन एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है, ठीक है ना। पाचन के पश्चात प्रोटीन किसमें परिवर्तित होता है? तो एमिनो एसिड में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नमक का सूत्र होता है HCl, NaCl, H2SO4 और H2O। तो इसका राइट आंसर NaCl हो जाएगा। नमक का सूत्र क्या होता है? नमक का सूत्र होता है NaCl, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, हाइड्रोजन, प्लेटिनम और यूरेनियम है। तो किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है, ठीक है ना। टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहा जाता है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई होती है, ये कई बार मैं आप लोगों को बता चुका हूं। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? न्यूटन, ओम, कैंडेला और वेबर है। तो इसका राइट आंसर ओम हो जाएगा। ओम इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन गैस का रंग होता है हल्का नीला, लाल, पीला और रंगहीन। तो इसका राइट आंसर हल्का नीला हो जाएगा। हल्का नीला
इज राइट आंसर। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पानी का क्वथनांक कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस है नियान, फ्रियान और कार्बन और नेफ्रॉन है। तो इसका राइट आंसर फ्रियान हो जाएगा। फ्रियान इज राइट आंसर, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो फ्रियान हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूकंप मापने का यंत्र है लाइक्टोमीटर, बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर और सिस्मोग्राफ। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। भूकंप मापने का यंत्र कौन सा है? तो वो सिस्मोग्राफ है, ठीक है ना। सिस्मोग्राफ इज राइट आंसर। और दूध की शुद्धता मापने का कौन सा यंत्र है? तो वो लाइक्टोमीटर होता है, ठीक है ना। लाइक्टोमीटर होता है दूध की शुद्धता मापने में। नेक्स्ट प्रश्न है मानव शरीर में वसा कहाँ संचित रहती है? मानव शरीर में वसा कहाँ संचित रहता है? उत्तक में, यकृत में, वृक्क में और आमाशय में। तो इसका राइट आंसर उत्तक में हो जाएगा। उत्तक इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? अग्रभाग, पश्च भाग, मध्य भाग, पार्श्व भाग। देखो ये प्रश्न इंडियन आर्मी के पेपर में इस बार पूछा गया था। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो जीभ के पश्च भाग से कड़वा स्वाद आता है। नेक्स्ट प्रश्न है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? सोना, एल्यूमिनियम, तांबा और टीन है। तो बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? इसका राइट आंसर एल्यूमिनियम हो जाएगा। एल्यूमिनियम इज राइट आंसर, ठीक है ना। अपने कॉपी में सभी प्रश्नों को लिखते जाना। अगर आप लोग अपने कॉपी में नहीं लिखोगे ना तो दोबारा जब ये प्रश्न रिवीजन कराऊंगा उस टाइम आपका दिक्कत होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विभव, ऊर्जा, विद्युत शक्ति और बल है। तो इसका राइट आंसर ऊर्जा हो जाएगा। ऊर्जा इज राइट आंसर। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है, ठीक है ना। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जॉन और थियोडोर बर्गमैन, सैमुअल कोल्ट और नॉट इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर सैमुअल कोल्ट हो जाएगा। सैमुअल कोल्ट इज राइट आंसर। रिवॉल्वर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो सैमुअल कोल्ट के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? होम्योपैथी और ऑप्टोलॉजी, आकोलॉजी, आर्थोलॉजी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आकोलॉजी हो जाएगा। आकोलॉजी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य विज्ञान का लास्ट प्रश्न है। और देखो मेरा कलम भी गिर जा रहा है कि तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं? 2, 3, 4 और 5 है। तो तिलचट्टे के शरीर के कितने भाग होते हैं? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 3 इज राइट आंसर। अभी आप लोगों के सामान्य ज्ञान के प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। सामान्य विज्ञान के प्रश्न भी समाप्त हो चुके हैं। अब विशु सर आ रहे हैं मैथ का क्लास कराने के लिए। तो पेन और कॉपी लेकर बैठ जाओ और मैथ का क्लास अच्छे से करो, ठीक है ना। ठीक है सर। जय हिंद सभी को। ठीक है नीलेश भाई, थैंक्स। नीलेश सर का थैंक्स जो आपको इतने अच्छे क्वेश्चन कराए जीके और साइंस के। मैं आपको बार बार हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि जब से अग्निवीर में ये टीसीएस आपका एग्ज़ाम करा रहा है तो करंट के क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो चुके हैं। और आपको हर वीडियो में 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल रहे हैं। तो करना क्या है आपको, जहाँ पर आप नोट्स बना रहे हो तो उन नोट्स के साथ साथ एक पेज अलग से बनाना शुरू कर दीजिए और उस पर डे जो आपको करंट के क्वेश्चन कराए जा रहे हैं नीलेश भाई के द्वारा उनको रेगुलर करना शुरू करें। जिससे क्या होगा, अगर पर डे 2 भी क्वेश्चन हो रहे हैं तो आपके 3 महीने के अंदर 180 या 200 क्वेश्चन के आसपास कम से कम बैठ जाएंगे और जो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होंगे। तो चलते हैं आज के अपने पोर्शन पर। मैथ्स का पहला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपको क्या कह रहा है कि एक मशीन दिया 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, तब 6 घंटे में कितनी बोतल भरेगी? मतलब 3 घंटे में मशीन जो कर रही काम वो 420 बोतल भर रही। 3 घंटे के अंदर 420, तो 1 घंटे के अंदर मशीन जो भरेगी बोतल तो 420 का बट्टा 3 और 3 से काट लिया, 3 ही कम 3, 1 बचा 2, 3 चौक 12। यानी कि 1 घंटे में मशीन जो काम करती है, 1 घंटे में जो मशीन ने काम किया वो 140 बोतल भरी। हो सकता है कोल्ड ड्रिंक हो या कोई भी और बोतल हो। तो पूछा क्या 6 घंटे में कितनी बोतल? जब 1 घंटे में 140 तो 6 घंटे में कितनी?
1 घंटे में 140 तो 6 घंटे में 140 का गुणा 6 और 6 0 0 6 चौक 24 हासिल 2 6 कम 6 और 2 8 तो मतलब क्या 840 और डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है डी। 3 घंटा 420 तो 1 घंटा 420 का बटा 3 तो मतलब 140 1 घंटा 140 तो 6 घंटा पूछ लिया तो 140 का गुणा 6 तो 840। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहा, एक त्रिभुज का एक कोण 80 डिग्री, दूसरा कोण 70 डिग्री और तीसरा कोण आपके आर्मी के एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। एक कोण 80 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, यहां लिख सकते हैं आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज जो है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। और एक कोण दे दिया, पहला कोण दे दिया 80, दूसरा कोण दे दिया 70 और तीसरा हमने सोच लिया x है और तीनों का योग हो गया 180। 8 और 7 15 मतलब 150 और प्लस x बराबर 180 और x बराबर 180 से ये इधर प्लस का 150 इधर गया बराबर से उधर गया तो माइनस का 150 हो गया और 180 से 150 गया तो बन गया आपका 30 और 30 डिग्री दोस्तों क्या है आपका सही आंसर डी आपका राइट आंसर। नंबर 33 में क्या कहा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 60% मत प्राप्त करके 400 वोट से जीत गया तो हारने वाले के मत पूछ लिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के अनुसार। देखो चुनाव में जो वोट पड़ा वो 100% पड़ा और एक बंदे को 60% मिला तो दूसरे को मिल गया 40%। और जो ज्यादा वाला दिख रहा है वो क्या हो गया जीत गया, 60 वाला क्या हो गया जीत गया और 40 वाला क्या हो गया हार गया। और क्वेश्चन में बड़े ध्यान से समझना कहा क्या कि 400 वोट से जीत गया, ये जीत गया 60% वाला कितनी 400 वोट से, तो हार और जीत का जो अंतर हो गया वो 20% हो गया हमारे अनुसार। लेकिन कहा कितना 400 तो 20% का मान 400, 1% का मान 400 का बटा 20, 1% का मान 400 का बटा 20 और 2 से कटा 20 बार, 1% का मान आया 20। तो इसने कहा हारने वाले को कुल कितने मत मिले, हार वाला हमें दिख रहा है 40% पर, हारने वाला जो दिखाई दिया वो 40% पर, लेकिन मतों की संख्या पूछी 1% 20 तो हार वाले के मत 40% गुणा 20, 40 का 20 में गुणा किया 4 दूना 8 मतलब 800। 800 क्या है दोस्तों डी ऑप्शन आपका सही आंसर। अगर ये टोटल वोट पूछता तो 1% का मान 20 और 100% का मान 2000 आपका आंसर बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राहुल व रोहित की आयु का अनुपात राहुल दिया और रोहित दिया, इन दोनों की आयु का अनुपात 9:6 है। राहुल और रोहित की आयु का अनुपात 9:6 है और उनकी आयु का अंतर दे दिया, आयु का अंतर दे दिया आपको 21 वर्ष, आयु का अंतर दे दिया 21 वर्ष। और हमारे अनुसार जो अंतर बना 9 और 6 का अंतर बन गया 3 और ये कह रहा है 21 है। अंतर हमारे अनुसार 9 और 6, अंतर का मतलब घटाना, 9 में से 6 गया तो 3, लेकिन क्वेश्चन ने कहा 21 तो 1 का मान 21 का बटा 3 और 3 से काट दिया 7 बार तो 1 अनुपात का मान बना 7। तो इसने कहा राहुल व रोहित की आयु बताओ, तो राहुल के पास 9 अनुपात है तो 9 गुणा 7, 9 7 63 और रोहित के पास 6 तो 6 का 7 गुणा कर लिया 6 7 42। एक के पास 63, राहुल 63 साल का और रोहित क्या हो गया 42 साल का, तो ऑप्शन ए क्या है दोस्तों आपका सही है। 9 रोहित 6 और अंतर 3, लेकिन क्वेश्चन में कहा 21 वर्ष, 3 का 21 1 का 21 का बटा 3 तो मतलब 7, 1 अनुपात का मान 7। तो राहुल का पूछ लिया 9 7 63 और रोहित का 9 6 7 42। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक आयत की लंबाई दे दिया, लंबाई दे दी 28 मीटर बड़े वाली भुजा लंबाई और चौड़ाई दे दिया 22 मीटर।
लंबाई 28 मीटर और चौड़ाई 22 मीटर है, तो परिमाप पूछ लिया। अगर आयत वर्ग या वर्त का, आयत वर्ग या त्रिभुज का परिमाप पूछता है तो परिमाप के लिए कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना। परिमाप अगर ये 28 तो सामने वाली भुजा भी 28, अगर ये 22 तो ये भी 22, तो परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब जितनी भुजा दी बस उन भुजाओं को आप जोड़ लीजिए, सभी भुजाओं का योग। और योग का मतलब 28 प्लस 22, 28 प्लस 22 और 28 प्लस 22, 28 और 22 50, 28 और 22 50, 50 और 50 सबको जोड़ दिया तो 100 मीटर दोस्तों आपका आंसर बना। और ऑप्शन बी क्या है आपका सही आंसर। ये 28, ये 22, ये 28, ये 22 सबको जोड़ दिया, परिमाप मतलब सभी भुजाओं का योग, और बन गया अपना 100 मीटर सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6000 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। दर को कनेक्ट कर लो, दर दिया 10% और 10% को लिखेंगे 10 का बटा 100, 0 से 0 तो 1 बटा 10। 10% को लिख दिया 1 बटा 10, और 10 इसके अंदर क्या हुआ मूलधन हुआ, और 1 क्या हो गया ब्याज हो गया। 10 मूलधन हुआ और 1 हो गया ब्याज। तो मतलब 10 रुपए थे हमारे पास और 1 ब्याज मिल गया, तो 10 रुपए मूलधन मतलब मूलधन अनुपात मिश्र धन, मूलधन अनुपात मिश्र धन। 10 रुपए थे 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए, तो क्या कहा 10 थे 11 हो गए, 10 थे 11 हो गए, और 2 साल थे तो 2 बार किया, 2 बार किया, 10 का 10 में 100 और 11 का 11 में 121। तो यहाँ जो ब्याज मिला वो 21 अनुपात का मिला, यहाँ जो ब्याज मिला वो 21 अनुपात का मिला, और मूलधन हमारे अनुसार 100 अनुपात, लेकिन ये कहा 6000, तो 100 का मान 6000, 100 का वैल्यू 6000, 1 का वैल्यू 6000 का बटा 100, तो 1 का वैल्यू आ गया 60, और ब्याज के पास 21 वैल्यू हैं, तो ब्याज बराबर 21 गुणा 60, 21 का 60 से गुणा करो, 0 6 और 6 दूनी 12, 1260 बना दोस्तों आपका सही आंसर 1260। दर को कनेक्ट करेंगे, दर को फ्रैक्शन में चेंज किया, 10 बटा 100, 1 बटा 10 आ गया, 10 मूलधन 1 ब्याज, जब 10 पर 1 ब्याज मिला तो 11 हुआ, 10 पर 1 ब्याज तो 11, 2 साल तो 2 गुणा 10 और 10 का 100, 11 11 121, तो 21 रुपए ब्याज मिल गया। लेकिन हमारे अनुसार ब्याज मूलधन 100 था, क्वेश्चन ने कहा 6000, तो 100 का मान 6, 1 का 6000 का बटा 100, और दोस्तों एक वैल्यू का मान आया 60, 21 का मान 21 क्यों, क्योंकि ब्याज पर 21 हैं, तो 21 गुणा 60 1260। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने कहा पॉइंट वाली वैल्यू को जोड़ना है, 0.6, 0.66, 0.066 और 6.606। सभी वैल्यू को क्या करना है जोड़ना है, तो जोड़ देंगे 6 और 6 12, 1 हासिल 6 और 6 12 और 1 13, 1 हासिल 6 12 और 6 18 और 1 हासिल का 9 19, 6 और 1 हासिल 9 7.932। बस ध्यान क्या रखना है क्वेश्चन में, पॉइंट की सीध में पॉइंट बनना है और जोड़ते चले जाएंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन बना 7.932, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर। 3 क्रमागत छूट 10%, 20% और 30% के समतुल्य बट्टा बताओ। देखो ये 100% लिख लिया, जब 10% का छूट तो 90 तो लिया, 90 बटा 100, जब 20 का छूट तो 80 तो लिया। समतुल्य बट्टा का मतलब इंग्लिश में होता है डिस्काउंट। दुकान वाले ने क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, पहले 10 का 90 लिया, फिर 20 का 80 लिया, फिर 30 का तो 70 तो लिया भाई दुकान वाले ने। तो 70 का बट्टा 100, 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, 5 0 काट दिया, तो 9 8 72, 72 का 7 में गुणा, 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504 का बट्टा 10, 504 का बटा 10, 10 क्योंकि ये बच रहा है 0, 504 को 10 से भाग किया तो 50.4%।
और 50.4 आपका पहला ऑप्शन दिया, लेकिन 50.4 इसका आंसर नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि 50.4 तो दुकान वाले ने लिया, तो छोड़ कितना दिया, तो 100 रुपये में से माइनस कर देंगे, 100.0 में से माइनस कर देंगे 50.4, तो 100.0 मान लिया, 100.0 मान लिया 50.4, तो 10 में से 4 गया 6 और 9 और 4, 49.6 आपका सही आंसर दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8,000 रुपये का 5 वर्ष का 5% की दर से साधारण ब्याज, देखो 8,000 रुपये हैं, 5% की दर है और 5 वर्ष का समय और बटा 100, 2 जीरो कट गया, 2 जीरो काट दिया, 80 गुणा 5 पंजे 25, तो 0, 25 अट्ठा 200, तो ब्याज जो आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन, 8,000 गुणा 5 बटा 100, 2 जीरो कट गया, तो 80 का 5 पंजे 25 से गुणा किया, 2000 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो संख्याओं का मैं से दे दिया, ले से दे दिया, एक संख्या दे दी, तो इसका एक फॉर्मूला बनता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बराबर ले से गुणा मैं से। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर ले से गुणा मैं से, तो एक संख्या दे दिया 45, दूसरी मुझे बतानी है, दूसरी संख्या मुझे बतानी है, दूसरी संख्या बतानी, और ले से दे दिया 90 और मैं से इसका 15 दिया। मैं से दिया दोस्तों 15, देखो पहली संख्या 45 वो दे रखी है, दूसरी बतानी है हमें, ले से 90 दे दिया और मैं से 15 दिया। अब ये 45 इधर गुणा में तो उधर गया तो बटे में जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर 90 गुणा 45 का बटा 90 गुणा 15 और इसका बटा 45, 45 से 2 बार कटा 90 और 2 गुणा 15, तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ऑप्शन बी बना आपका सही आंसर। पहली संख्या 45, दूसरी बतानी, ले से 90 मैं से 15, ये 45 गुणा में था बटे में गया, 45 दूनी 90 और 15 दूनी 30 आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 0.0036 का वर्गमूल बताना है, तो बस डायरेक्ट कर लेना आप दोस्तों। 0 पॉइंट, इसको क्या लिख दिया आपने, 0 पॉइंट लिख दिया, और यहाँ 2 जीरो के लिए 1 जीरो और 36 किसका, 6 का, तो ऑप्शन आपका बी आपका सही आंसर है। 0.20 के लिए 1 जीरो, 36 का किसका, 6 का। नेक्स्ट चलते हैं, 11 का घन बताओ। 11 का घन तो मतलब 11 गुणा 11 गुणा 11, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया 2017, 18 और 19 और 20 में 8 का घन बताओ या 12 का घन बताओ या 6 का घन बताओ। 11 का घन कभी नहीं पूछा, 12 का बहुत बार पूछा, और 12 का मैं ऑलरेडी करा भी चुका हूं आपको। तो 11 का अगर पूछता है 11 11 121, और 121 में 11 की गुणा कर दो, 11 ही कम 11 हासिल लगा 1, 11 दूनी 22 और 1 23 हासिल 2, 11 ही कम 11 और 2 13, 1331। तो घन का मतलब होता है उसी संख्या की 3 बार गुणा कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वस्तु को 20% हानि में बेचा गया, यदि उसे 10% का लाभ पर बेचा जाता। आपको मैंने बताया था जब लाभ हानि का चला, यदि हानि और लाभ दिया, यदि हानि और लाभ दिया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अगर हानि और लाभ दिया तो यहाँ 20% हानि, 20% की हानि, और फिर क्या कहा 10% का लाभ। तो दोनों को क्या कर दो दोस्तों, जोड़ दो, दोनों वैल्यू को क्या कर दो, जोड़ दो, 20% और 10% बना 30%, और कितना अधिक मिला, 600 रुपये। देखो वही वस्तु 20% हानि पर बेच रहा था, लेकिन जब 10 का लाभ हो गया, 20 हानि 10 लाभ, तो डिफरेंस जो है वो 30% का आ गया, यानी कि 30% 600, तो 1% का मान 600 का बटा 30, जीरो कट गया और 3 से 20 बार कट गया, 1% का मान 20, तो 100%, 20 गुणा 100 और 20 का 100 से गुणा किया 2000, और 2000 बना दोस्तों ऑप्शन सी आपका सही आंसर।
हानि और लाभ जुड़ गया 30% 600, 1% 600 का बटा 30, 1% का मान 20, तो 100% 20 गुणा 100 तो मतलब 2000। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में सबसे छोटी भिन्न बताओ। देखो 2/4 कोमा 6/8 कोमा 5/6 और कोमा 2/3। इसमें क्या बताना, आपको छोटी भिन्न बताना है, छोटी वैल्यू कौन सी है। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन है। तो क्या करना, इसकी 8 की यहां गुना करो और 6 की 4 से। 8 की 2 में 16, 4 का 6 में 24, 2 का 8 में 16, 4 का 6 में 24, तो 16 क्या आया, छोटा आया। अब इस 2/4 की अगली वैल्यू जो आई, अगली वैल्यू 5/6 से ऐसे ही गुणा करो। 6 का 2 में 6 दूनी 12, नीचे वाली वैल्यू का वो इधर गुणा किया तो ये वाली वैल्यू को इधर है, और 6 पंजा 30, 4 पंजा 20, तो छोटी फिर भी हमारा 12 आ गया, 2/4 आ गया। अब 2/4 को और 2/3 को क्रॉस मल्टीप्लाइज करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 2/4 ही हमारा, 2/4 ही हमारा क्या बना, सही वैल्यू। बड़ी सी संख्या दे दिया, 4 नंबर देगा। तो देखो 2 का 8 से 2, 8 का 2 में गुणा, 8 दूनी 16, 4 छिका 24, तो 16 छोटा आया। बड़े को क्या कर दो, हटा दो। फिर क्या किया, अब 2/4 5/6 में चेक करो, 6 दूना 12, 4 पंजा 20, तो 12 छोटा आया, इसको हटा दो। फिर लास्ट में 2/4 का उससे करो, 2/4 2/3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो बना हमारा 6। ये 2/4 हमारा सही आंसर, मतलब ए। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 240 मीटर लंबी ट्रेन एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड का समय लेती है, तो सुरंग की लंबाई बताओ। एक फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, चाल बराबर दूरी बटा समय। और क्वेश्चन के अंदर बहुत सारी बातें दी गई हैं, और जो दी गई हैं उनको लिख लेंगे हम। चाल दिया इसका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 240 मीटर की लंबी ट्रेन दी, 240 मीटर लंबी ट्रेन दी, और दे दिया क्या, 240 मीटर लंबी ट्रेन दी, एक सुरंग को पार करने में 42 सेकंड लेती है, 42 सेकंड। और पूछ क्या लिया, सुरंग की लंबाई। और जब भी मैंने आपको बताया था, जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, या किसी पुल को पार करती है, तो अपनी लंबाई तो चलेगी प्लस पुल की लंबाई दोनों जुड़ जाएंगी। तो 240 में किसको जुड़ गया, सुरंग की लंबाई जुड़ गई, और यही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसका बटे 1 मान लिया, क्रॉस गुणा कर लिया भाई, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुणा 42 सेकंड बराबर 240 मीटर प्लस सुरंग, 240 मीटर प्लस सुरंग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। अब किलोमीटर को भाई मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, 60 गुणा किलोमीटर को इसमें छोटे में किया तो 5/18 और गुणा 42 बराबर 240 मीटर प्लस सुरंग, 6 से काट दिया, 6 धाम 60 और 6 तिया 18, 3 से काट दिया 14 और 14 का 5 में 70 और 70 का 10 में 700, तो ये आ गया 700, मतलब 700 बराबर 240 मीटर प्लस सुरंग, 700 बराबर 240 प्लस सुरंग, और 700 ये 240 प्लस का है, इधर आया तो माइनस का 240, घटाया 10 में से 0 गया 0, और 10 में से 4 गया 6, और 6 में से 2 गया 4, तो मतलब 460 मीटर। तो मतलब ऑप्शन सी क्या है दोस्तों आपका सही। चाल बराबर दूरी बटा समय, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और 240 प्लस सुरंग बटे 42 सेकंड। सुरंग क्यों जोड़ दिया, क्योंकि जब भी ट्रेन किसी सुरंग को पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दोनों वैल्यू ऐड हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 60 किलोमीटर गुणा 42 सेकंड बराबर 240 प्लस सुरंग। इसको चेंज कर लिया 5/18 में, 6 से 10 बार, 6 से 3, 3 से काट दिया 14, 14 पंजे 70 धाम 700, और वो 240 प्लस का था, इधर आया तो माइनस का, तो सुरंग की लंबाई आ गई 460 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2 से दिया 5, 5 से 11, 11 से 23, और 23 से क्या पूछ लिया, क्वेश्चन मार्क और फिर 95।
अब देखो इसका कैलकुलेशन क्या किया, 2 से 5 गया, 2 दूनी 4 और 1 जोड़ लिया, 2 गुणा करके 1 जोड़ लिया, फिर 5 का दुगुना किया और 1 जोड़ लिया, फिर 11 का दुगुना किया और 1 जोड़ लिया, फिर 23 का दुगुना किया और 1 जोड़ लिया, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47। तो ये वैल्यू क्या आ गई, 47 आ गई। अब इसको वेरीफाई करें, अगर आगे भी ऐसे ही चल रहा है तो हमारा आंसर सही है। और 47 का दुगुना 94 और 1 जोड़ लिया तो 95, यानी कि दुगुना करके 1 जोड़ा, दुगुना करके 1 जोड़ा, दुगुना करके 2 दूनी 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 23 दूनी 46 और 1 47, 47 का दुगुना 94 और 1 जोड़ दिया तो ऑप्शन 47 ए ऑप्शन दोस्तों आपका सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि ए बड़ा है सी से, मतलब क्या कहा, ए जो है वो बड़ा है किससे, इस सी से बड़ा है तो ऊपर लिख लिया, सी को नीचे लिख लिया। बी छोटा है डी से, ना बी है इसके अंदर ना डी है, तो अगली लाइन पढ़ेंगे। और सी बड़ा है डी से, सी जो है वो बड़ा है इस डी से। लेकिन इससे पहली लाइन पर आओ, बी छोटा है डी से और बी क्या कहा, इससे भी छोटा है डी से, तो सबसे छोटा कौन, तो सबसे बड़ा कौन, सबसे छोटा कौन, तो सबसे बड़ा जो सबसे ऊपर है, तो ए क्या है दोस्तों, मतलब ए ऑप्शन क्या हुआ आपका सबसे बड़ा। अगर सबसे छोटा पूछता तो बी बनता, ए ऑप्शन आपका सही आंसर। भिन्न अक्षर समूह को चुनो, ए बी और डी ई, अलग चुनना है एफ जी आई जे। नेक्स्ट क्या कहा, टी यू वी और डब्ल्यू और पी क्यू एस टी। तो इसका क्या करो, नंबरिंग डाल लो आप। ए जो होता है 1 पर, बी 2 पर, सी 4, डी 4 पर और ई 5 पर। नंबरिंग डाल लो, आपको पता लग जाएगा कौन सा डिफरेंट है। एफ जो होता है आपका 6 पर, जी 7 पर, आई आपका 9 पर और जे 10 पर। टी आपका 20, यू 21, वी 22 और डब्ल्यू 23। पी आपका 16 पर, क्यू 17, ये नंबरिंग आपको याद करनी पड़ेंगे। एस आपका 19 पर और टी 20 पर। आपको पता लग गया ये जो सी ऑप्शन है, ये जो सी ऑप्शन हमें डिफरेंट दिखाई दिया। क्यों, 1 2 3 छूट गया, 1 2 3 एक नंबर छूटा, 6 7 8 छूट गया, एक नंबर छूटा, 16 17 18 छूट गया, एक नंबर छूटा। लेकिन इसमें कोई भी नंबर नहीं छूट रहा, 20 21 22 23। तो आपका दोस्तों सी ऑप्शन क्या है आपका सही है, अलग है इसमें। दीपक सुशांत का भाई है, इसने कहा दीपक जो है, दीपक भाई है किसका, सुशांत का। दीपक किसी का भाई है जिसका नाम है सुशांत। इसी तरह का आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बनता है। रीना अतुल की बहन है, ना रीना दिया ना अतुल दिया। सुशांत रीना का पुत्र है, जो सुशांत है वो इस रीना का पुत्र है, सुशांत इस रीना का पुत्र है, तो ये भी इसका पुत्र हो गया। क्यों, क्योंकि दीपक सुशांत का भाई था। और ये रीना जो है अतुल की बहन है, रीना जो है वो इस अतुल की बहन है। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा अतुल का दीपक से क्या संबंध, यानी कि ये दोनों क्या हुए, इसके रीना के पुत्र हुए और रीना का ये भाई है। यानी कि ये आप और आपकी मम्मी, और मम्मी का भाई आपका लगा क्या, मामा। मम्मी का भाई लगा मामा, तो ऑप्शन गलत आ रखा है इसमें, तो मामा लग गया। ऑप्शन ए को दोस्तों चेंज कर लो, मामा लग गया। कौन, अतुल। किसका, अतुल का दीपक से क्या संबंध है, अतुल क्या लग गया किसका, दीपक का, तो अतुल लग गया दोस्तों मामा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 5 से दिया 130 तो 8 से क्या दिया। अगर मैं इसमें गुणा करूं 5 में, देखो ये क्वेश्चन क्या है, बड़ा बेहतरीन सा लेवल बढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि 5 से 130 आया। अगर 5 से 130 को मैं 5 से भाग करूं, 5 दूनी 10, 3 बचा 0, 5 छंग 30, यानी कि 5 में 26 की गुणा करा तो 130। अगर मैं 8 में 26 की गुणा करूं, 26 में 8 की, 8 छंग 48, 8 छंग 48, तो हासिल कितना 4, 8 दूनी 16 और 4 20।
ये प्रॉपर नहीं बन रहा है, प्रॉपर ऑप्शन ही नहीं है, तो इस समय जो लॉजिक चला हुआ है बड़ा अलग सा चला हुआ है। क्या चला हुआ है? कोई ना कोई वर्ग या घन का लॉजिक चला हुआ है। देखो वर्ग का लॉजिक क्या, 5 का क्यूब में और 5 जोड़ दिया, 5 का क्यूब होता है 125 और 5 जोड़ दिया 125 और 5 130, और इधर क्या हुआ वैल्यू के अंदर 8 की क्यूब में 8 जोड़ दिया, 8 की क्यूब में 8 जोड़ दो और 8 की क्यूब होता है 512 और 8 जब इसमें जोड़ दिया तो 520, 520। तो ऑप्शन सी क्या बना आपका सही आंसर। क्या हो रहा, 5 की क्यूब में 5 जोड़ा, 8 की क्यूब में 8 जोड़ दिया, 520 आपका सही आंसर। दोस्तों ये थे आपके 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। जिस तरह के आपके इंडियन आर्मी के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको क्या करें, अपनी कॉपी पर उतारें और फेयर कॉपी करें इसको, जिससे आपके नोट्स एक प्रॉपर तैयार हो जाएं। और जब उस नोट्स को आप दोबारा रिवाइज करोगे तो आपका ध्यान ऑटोमेटिक एकदम जो आपने पढ़ा उस पर जाएगा, और बार बार पढ़ते रहें तभी आपका रिवाइज होगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।